यहाँ पर दोस्तों हम जो बात कर रहे थे अपनी लक्ष्मीकांत के अंदर, हम पढ़ रहे थे स्टेट और यूनियन के जो रिलेशन है उसके बारे में। इसकी हमने पहली वीडियो यहाँ पर कंप्लीट कर ली थी, जिसमें हमने लेजिस्लेटिव या फिर लेजिस्लेशन के जो रिलेशन है उसके बारे में हमने डिस्कस करा था। लेजिस्लेशन क्या है? एक दो हमारी बॉडीज़ होती हैं पार्लियामेंट और स्टेट के अंदर दोनों तरफ। एक होती है लेजिस्लेशन, ठीक है, जिसको बोलते हैं लेजिस्लेटिव असेंबली, जिसमें पार्लियामेंट के दो हिस्से आते हैं यहाँ पर, राज्यसभा और लोकसभा। और स्टेट के अंदर भी सेम दो ही इस तरह से होते हैं, काउंसिल होती है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, और लेजिस्लेटिव असेंबली होती है यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है कि वहाँ कानून बनता है लेजिस्लेटिव के अंदर, ठीक है। अब जो कानून बन गया उसको इन्फोर्स या इम्प्लीमेंट करने के लिए यहाँ पर एक अलग से बॉडी होती है हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग, जिसको हम एग्जीक्यूटिव बोलते हैं। एडमिनिस्ट्रेशन चलता है उसके ज़रिए। जो एग्जीक्यूटिव होती है वो यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेशन चलाती है, सरकार जो बने हुए कानून होते हैं उसको लागू करती है। जैसे कि आपने देखा होगा सेंटर के अंदर मेंबर ऑफ़ पार्लियामेंट होते हैं यहाँ पर। तो मेंबर ऑफ़ पार्लियामेंट क्या है? वो लेजिस्लेटिव है यहाँ पर। स्टेट के अंदर होते हैं मेंबर ऑफ़ लेजिस्लेटिव असेंबली, एमएलए जिनको हम बोलते हैं, मगर वो सरकार का हिस्सा नहीं होते, हम ये बात जानते हैं। अब देखिए स्टेट में, हम सेंटर में अगर हम देखें तो ज़रूरी नहीं है कि जितने 500 550 लोग हम चुन के भेज रहे हैं यहाँ से कि वो सारे मंत्री बन जाएं। उसमें से कुछ मंत्री बनते हैं यहाँ पर, 10% मुश्किल से मंत्री बन पाते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो वो जो मंत्री होते हैं वो कहलाती हैं यहाँ पर एग्जीक्यूटिव, जिसको हम कैबिनेट बोलते हैं। स्टेट के अंदर भी सेम हिसाब होता है यहाँ पर। कुछ एमएलए, कई सारे एमएलए होते हैं, उनमें से कुछ एमएलए चुन के सरकार बनती है जो एग्जीक्यूटिव कहलाती है, जो बनाए हुए कानूनों को लागू करती है यहाँ पर। तो उसी बारे में हम आज डिस्कस करने वाले हैं, यानी कि जो स्टेट की एग्जीक्यूटिव ब्रांच है यहाँ पर और जो सेंटर की एग्जीक्यूटिव ब्रांच है यहाँ पर, उसमें यहाँ पर क्या रिलेशन है यहाँ पर। तो पहला पॉइंट यहाँ पर हमारा शुरू होता है यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एग्जीक्यूटिव पावर्स। जो पावर है यहाँ पर इस्तेमाल करने की, यानी कि जो लॉज बने हुए हैं, एक्ट बने हुए हैं यहाँ पर, जो एग्रीमेंट हुए हैं, उनको लागू करने की ताकत किसके पास कितनी कितनी है यहाँ पर, और उनका जो रिलेशन है वो किस तरह से है यहाँ पर, ठीक है। पहला यहाँ पर है हमारे पास, वो आता है पार्लियामेंट। पार्लियामेंट के पास क्या है, जिसको हम सेंटर बोलेंगे। पार्लियामेंट में जो गवर्नमेंट होती बनती है पार्लियामेंट से, उसको हम सेंट्रल गवर्नमेंट या यूनियन गवर्नमेंट बोलते हैं, ठीक है। तो मैं अगर पार्लियामेंट का वर्ड इस्तेमाल करूँ, मतलब मेरा यहाँ पर यूनियन या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट से ही है यहाँ पर, ठीक है। तो पावर, जो पार्लियामेंट है उसके पास पावर है यहाँ पर कि वो जो लॉज बने हैं यहाँ पर पार्लियामेंट की, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर है जो पार्लियामेंट के अंदर लॉ बने हैं, लोकसभा जो राज्यसभा ने मिलकर जो कानून बनाए हैं उसको वो क्या कर सकती है यहाँ पर, इन्फोर्स कर सकती है, एग्जीक्यूट कर सकती है पूरे इंटायर स्टेट के ऊपर, मतलब पूरे इंटायर कंट्री के ऊपर, पूरे भारत के अंदर, इंडिया के अंदर इम्प्लीमेंट कर सकती है लोग को पार्लियामेंट। अब वो कहाँ कहाँ यहाँ पे लागू कर सकती है उसका अलग अलग सब्जेक्ट है यहाँ पर। जो ट्राइबल एरियाज़ हैं, जो शेड्यूल एरियाज़ हैं, जैसे आसाम हो गया, मेघालय हो गया, मणिपुर है, त्रिपुरा है, यहाँ पर जो गवर्नर होगा उसके पास पावर होगी कि आपने 10 से एक कानून बनाया है, उसके अंदर आपके 10 पॉइंट में से 5 पॉइंट आपको लागू हो सकते हैं, यहाँ पे 5 नहीं हो सकते, कंडीशन के हिसाब से है वहाँ की, क्योंकि वो ट्राइबल एरिया, जनजाति है वहाँ के, जो आदिवासी लोग रहते हैं वहाँ पर। तो जो नॉर्मल कानून वहाँ पर बनाया हुआ है वो सारे लागू नहीं हो सकते वहाँ पर, क्योंकि वहाँ की जो अपनी कल्चरल हेरिटेज है वो ख़राब हो सकती है, इसलिए वहाँ पर कुछ कम लागू हो सकते हैं यहाँ पर। हालांकि बात वहाँ पर यही बात की जाती है, फिर भी हम जो बोलेंगे नॉर्मल, ठीक है, तो वो यही कहेंगे कि हम पार्लियामेंट के पास पावर है कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है या फिर यूनियन गवर्नमेंट जो है हमारी, उसके पास पावर है कि वो जो पार्लियामेंट ने कानून बनाया है वो उसको पूरे इंटायर इंडिया पर इम्प्लीमेंट कर सकती है, इम्प्लीमेंट कर सकती है। इसके अंदर भी एक बात ध्यान रखनी है कि वो यूनियन लिस्ट के अंदर होना चाहिए, यानी कि जो पार्लियामेंट है वो दो तरह से बना सकती है कानून यहाँ पर। एक तो है वो यूनियन लिस्ट के अंदर बनाएगी पावर कानून यहाँ पर, दूसरा है जो कॉन्करेंट लिस्ट है उसके अंदर बनाएगी कानून, ठीक है। और जो मैंने लास्ट टाइम बात करी थी आपसे वीडियो के अंदर कि जो स्टेट हैं, जो राज्यसभा है यहाँ पर, स्टेट जो स्टेट के जो रिप्रेजेंटेटिव होते हैं लेजिस्लेशन के, बैठते हैं राज्यसभा के अंदर, जहाँ वहाँ पास होता है रेजोल्यूशन लॉ बनाने के लिए, तो वहाँ पर पावर मिल जाती है जो सरकार होती है उसको कानून बनाने की।
दूसरा वहाँ पर एक पॉइंट और था कि जो 2 स्टेट कर सकते हैं, 2 या 2 से ज़्यादा स्टेट मानते हैं, डिमांड करते हैं कि आप कानून बनाएंगे यहाँ पर, तो वो चीज़ हो सकती है यहाँ पर, मगर उसको एग्जीक्यूट नहीं करेगी यहाँ पर पार्लियामेंट। जब जो स्टेट ने रिक्वायरमेंट, जो मतलब उन्होंने रिक्वेस्ट करी, उसको वो इम्प्लीमेंट नहीं कर सकती यहाँ पर। और जो कंकरेंट लिस्ट है उसमें भी नहीं कर सकती। अब पहली बात देखते हैं, सही से बच्चे चलते हैं इसको नॉर्मल आराम आराम से। वेयर द स्टेट हैज़ पावर टू इन्फोर्स लॉ विच आर पास बाय स्टेट लेजिस्लेशन इन द स्टेट लिस्ट। ये आपको ध्यान रखना है, जो आखिर में मैंने वर्ड लिखा है बहुत ज़्यादा, कि जो स्टेट की एग्जीक्यूटिव है सरकार है, और सरकार की जो काम करने वाली एजेंसीज हैं यहाँ पर, जो कानून को लागू करती है, पुलिस में आएगी ख़ास तौर पे, तो वो सिर्फ उन्हीं कानूनों को लागू कर सकती है, इन्फोर्स कर सकती है स्टेट के अंदर, अपने स्टेट के अंदर ही करेगी जो स्टेट लिस्ट के अंदर आते हैं। अब दूसरी चीज़ यहाँ पर जो आती है, कॉन्करेंट लिस्ट कहाँ चली गई यहाँ पर, इसको कौन इन्फोर्स करेगा, ये एक अपने आप में बड़ा क्वेश्चन यहाँ पर रहा। जब कॉन्स्टिट्यूशन हमारा बन रहा था उस टाइम, तो कौन लो करेगा। अब देखिए, अगर कॉन्करेंट लिस्ट में स्टेट ने कोई कानून बनाया, तो उसको स्टेट की जो एग्जीक्यूटिव बॉडी है वही उसको लागू करेगी यहाँ पर, सीधी सी बात है, क्योंकि स्टेट ने बनाया, स्टेट जाने उसने अपने जो इसकी टेरिटरी है, जुडिक्शन आता है, उसके अंदर वो लागू करेगा। मगर अब क्वेश्चन यहाँ पर ये है कि जब पार्लियामेंट ने बनाया तो कौन करेगा उसको यहाँ पर इम्प्लीमेंट। तो इसका जवाब यहाँ पर ये है कि जब पार्लियामेंट बनाएगी कानून को कॉन्करेंट लिस्ट के अंदर, तो उसको एग्जीक्यूट कौन करेगा यहाँ पर, स्टेट की एग्जीक्यूटिव बॉडी ही उसको एग्जीक्यूट करेगी यहाँ पर, इम्प्लीमेंट करने का काम। ठीक है, अब आता है यहाँ पर कॉन्करेंट लिस्ट के बारे में। मैंने इसको बड़ा ही हाईलाइट करके लिख दिया है, मैंने यहाँ पर भी लिखा है, दोनों पॉइंट पे मैंने यहाँ पर लिख डाला है इसको। अब यहाँ पर आता है स्टेट के जो पॉइंट लिखना था मुझे, वो लिखना मैं शायद भूल गया हूँ, मैं ढूंढा PDF में, मुझे नहीं मिल रहा, तो समझा डालता हूँ मैं फ़िलहाल आपको। यहाँ पर देखिए होता क्या है यहाँ पर, कि जो पार्लियामेंट ने लॉ बनाया है यहाँ पर, उसको स्टेट को एग्जीक्यूट करना पड़ेगा, उसको इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा अपने जुरिडिक्शन के अंदर भी, उसके ऊपर ये फ़र्ज़ बनता है और उसका ये काम है, उसे करना ही पड़ेगा, क्योंकि स्टेट के पास डोमिनेंस नहीं है। डोमिनेंस यहाँ पर क्या है, जो सेंट्रल है उसके पास, सेंट्रल जो एग्जीक्यूटिव बॉडी है उसके पास यहाँ पर होता है। ठीक है, अगर स्टेट नहीं करता है ऐसा, तो जो पार्लियामेंट कह रही है यहाँ पर, यानी कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट कह रही है, पार्लियामेंट नहीं, यहाँ पर जो सेंट्रल गवर्नमेंट कह रही है यहाँ पर, पार्लियामेंट ने तो काम बना डाला है यहाँ पर, अब पार्लियामेंट पर जो काम करेगी यहाँ पर वो एग्जीक्यूटिव बॉडी कर रही है, यानी कि जो कैबिनेट है यहाँ पर। अब जो कैबिनेट ने कहा, सरकार ने कहा, वो स्टेट नहीं मान रहा, तो स्टेट के अंदर केंद्र सरकार के पास पावर होती है कि वो क्या कर सकती है यहाँ पर, स्टेट के अंदर अपनी जो कोर्सिव पावर्स होती हैं उसका इस्तेमाल कर सकती है यहाँ पर। अब कोर्सिव पावर क्या है यहाँ पर, इसे कहते हैं हिंदी में दमनकारी शक्ति। मान लीजिए कि मैंने आपसे कोई बात कही कि आप इस काम को करिए, आपने कहा मैं तो नहीं कर रहा, तो मेरे पास इतनी ताकत है कि मैं आपको दबाकर ज़बरदस्ती आपसे वो काम करवा लूँ, और अगर आप नहीं करते मैं आपको बाहर निकाल फेंकूँ और दूसरे किसी को लाके बिठा डालूँ आपकी जगह पर। ज़बरदस्ती में मतलब आपसे अपना काम करवाऊँगा। अगर स्टेट जो जो एग्जीक्यूटिव है यहाँ पर वो ऐसा काम नहीं करती, तो यहाँ पर क्या हो सकता है, गवर्नर को मतलब अपॉइंटमेंट, जो गवर्नर को यहाँ पर बस पहुँचेगी यहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट बस से, कि जो गवर्नर जो होता है यहाँ पर, इस तरह से जो सेंट्रल गवर्नमेंट होती है उसका नुमाइंदा होता है स्टेट की लेजिस्लेशन के अंदर, स्टेट की जो एग्जीक्यूटिव होती है उस तक के अंदर यहाँ पर, क्योंकि जब जो लेजिस्लेशन कानून पास करती है, जिसको पास करता है वो गवर्नर ही होता है यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर गवर्नर रिक्वेस्ट करेगा स्टेट जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उससे कि ये सरकार जो है काम को नहीं कर रही है और सरकार को भंग कर दीजिए बिल्कुल। ये आर्टिकल 365 के अंदर दिया गया है, प्रेसिडेंशियल रूल वहाँ पर लगा दिया जाएगा स्टेट के ऊपर। ठीक है, एम्प्लॉयमेंट कर दिया जाएगा और जो सरकार है वो वहाँ पर भंग हो जाएगी, बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी, उसको अबॉलिश कर दिया जाएगा। तो देखिए कितना सख्त है। अब यहाँ पर ऐसा किया भी गया है, आप जानते होंगे शुरुआत के अंदर भारत के अंदर देश आज़ाद हुआ जब ही ये हो चुका था, केरल की सरकार गिराई गई थी, कि केरल गवर्नमेंट जो थी वो कम्युनिस्ट गवर्नमेंट थी और सेंटर में जो कांग्रेस की गवर्नमेंट थी यहाँ पर वो सोशलिस्ट थी, कम्युनिस्ट उनसे थोड़े आगे निकल गए थे और ज़्यादा यहाँ पर। और अब भी आप देखेंगे कई जगहों पर जो सेंट्रल गवर्नमेंट जो होती है वो स्टेट गवर्नमेंट को गिरा डालती है। वजह क्या होता है कि
असरबंदी तो वो नहीं होती जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने कही है कि आपको जो कानून बनाया है उसको लागू करना है, और पार्लियामेंट कानून बनाएगी वो तो देश हित के नहीं बनाएगी, सीधी सी बात है यहाँ पर। मगर यहाँ पे वो बात नहीं होती। यहाँ पे होता क्या है कि सेंटर में पार्टी अलग है, स्टेट के अंदर पार्टी अलग है, तो ये बहाना बनाकर सेंटर स्टेट जो है सरकार को गिरा डालती है हमेशा, अक्सर ही ऐसा हो जाता है बहुत बार। ठीक है, अब इसके अंदर के जो सरकार है केंद्र की, उसको पावर दी गई है यहाँ पर स्टेट की जो एग्जीक्यूटिव ब्रांच है, सरकार है, उसके ऊपर क्या 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 दिया गया है यहाँ पर। इसमें 4 पॉइंट्स हैं कि आपको ये काम करने होंगे, जो गाइडलाइंस दे सकती है कि भाई आपको ये काम करने हैं स्टेट के अंदर। ठीक है, पहला है यहाँ पर कंस्ट्रक्शन एंड मेंटेनेंस और कम्युनिकेशन सिस्टम दैट गवर्नमेंट हैज़ डिटरमाइंड टू बी द नेशनल एंड और मिलिट्री इम्पोर्टेंस। जो स्टेट गवर्नमेंट है, जो स्टेट की एग्जीक्यूटिव ब्रांच है, उसको कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा, साथ ही साथ यहाँ पर जो मेंटेनेंस करना पड़ेगा कम्युनिकेशन के सिस्टम का। ठीक है, जैसे हम जानते हैं कि जो ख़ासतौर पर मिलिट्री के लिए यहाँ पर जो मिलिट्री के लिए इम्पोर्टेंस है, क्योंकि देश की सुरक्षा सबसे बड़ी चीज़ है यहाँ पर। चाहे वो जो ट्रांसफार्मर्स लगाए जाते हैं, अब इसके अंदर लाइट की जो हम बात कर रहे हैं कि बिजली सप्लाई है, वो स्टेट सेंटर के पास यहाँ पर आती है हालांकि, मगर जो स्टेट गवर्नमेंट है उसको कंट्रोल करती है यहाँ पर, तो उसको पावर लाइन चाहिए यहाँ पर। फिर रोड है, हाईवेज़ हैं, वहाँ पर लाइटें लगाना है, ये काम स्टेट के अंडर भी आते हैं, सेंटर के अंडर भी आते हैं यहाँ पर। हालांकि जो कम्युनिकेशन है, टावर्स लगाना, जैसे आप जानते होंगे टावर लगते हैं, वो सेंटर के हाथ में आते हैं, तो उसको मेंटेन करने का और लगाने का उसको काम कौन करेगी यहाँ पे, स्टेट गवर्नमेंट करेगी। ये सेंटर कह सकता है उसे कि आप इसका काम करिए यहाँ पर। दूसरा आता है यहाँ पर रेलवेज़ के बारे में आता है कि मेजर्स करना कि जो काम चल रहा है जो रेलवे के अंदर, सिक्योरिटी, जैसे कि आपने कई बार देखा होगा कि सेंटर जो रेलवेज़ होती हैं वहाँ पर सीआरपीएफ लगी हुई है, क्योंकि सेंटर की अथॉरिटी उसका काम है। मगर सेंटर ये स्टेट गवर्नमेंट से भी कहती है कि भाई आप अपनी पुलिस को लगाइए यहाँ पर। जो हमारे पास सीआरपीएफ जो रिजर्व पुलिस फोर्स है वो कम पड़ रही है, तो अब आप क्या क्या करना है आपको यहाँ पर कि जो आपके पास पुलिस है, पुलिस फोर्स को लगाइए आप यहाँ पर। अगर आप दिल्ली में रहते होंगे तो आप देखते होंगे कि दिल्ली पुलिस बहुत बार लगी हुई होती है रेलवे के अंदर, तो आपको लगता होगा कि दिल्ली गवर्नमेंट लगा रही है, ऐसा नहीं है। क्योंकि दिल्ली की जो पुलिस है, जो दिल्ली की जो पुलिस है वो दिल्ली गवर्नमेंट के पास नहीं है, वो यूनियन गवर्नमेंट के पास आती है यहाँ पर, क्योंकि दिल्ली क्या है, यूनियन टेरिटरी है। हालांकि दिल्ली के पास अपनी स्टेट काउंसिल भी है, थोड़ा सा स्टेट भी है ये, थोड़ा सा सिटी यूनियन टेरिटरी भी है यहाँ पर। मगर जो दूसरे देश है अपने, जो हमारे जो दूसरे स्टेट हैं, वहाँ क्या देखते होंगे आप कई बार कि जो पुलिस है वो भी लगी हुई होती है सेफ्टी मेजर करने के लिए। हालांकि काम तो सीआरपीएफ का ही है वहाँ पर, फिर भी मगर जो सेंटर है उसके पास अथॉरिटी है, तो वो गाइडलाइन दे रही है, तो जो स्टेट की जो काउंसिल है वो काम को कर रही है यहाँ पर, उसे करना भी पड़ेगा ये काम। तीसरा पॉइंट यहाँ पर आता है प्रोविजन ऑफ सुटेबल फैसिलिटी फॉर इंस्ट्रक्शन ऑफ मदर लैंग्वेज टू स्टूडेंट फॉर लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी ग्रुप ऑल द प्राइमरी लेवल ऑफ स्कूल। देखिए, जो प्राइमरी लेवल जो हम मानते हैं, अक्सर माना जाता है कि 1ली से 5वीं कक्षा तक। ठीक है, अब मान लीजिए कि तमिलनाडु है, केरला है, आसाम है, और बहुत सारे अपने स्टेट हैं जहाँ पर ट्राइबल कम्युनिटीज़ रहती हैं, या जो स्टेट हैं उनकी अपनी अपनी लैंग्वेज अलग है यहाँ पर। ठीक है, जैसे आसाम का एग्जांपल लेते हैं तो वहाँ पर आसामी लैंग्वेज चलेगी प्राइमरी स्कूल के अंदर यहाँ पर। मगर ज़रूरी नहीं कि वहाँ पर सारे जो लोग आसामी ही बोलते हों, कुछ ऐसे लोग भी हो सकते हैं कि जिनकी मदर टंग कुछ और हो सकती है। तो ये काम स्टेट को, जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो कह सकती है कि आप इंश्योर करिए जो वहाँ पर आसामी बोलने के अलावा बच्चे दूसरी भाषा बोलते हैं वहाँ के लोग, वो अपनी मदर टंग मतलब मातृभाषा के अंदर उनको एजुकेशन मिले, कम से कम 5वीं तक। तो कम से कम जो प्राइमरी एजुकेशन होती है 5वीं तक होती है मेनली यहाँ पर। तो ये काम भी सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट से फोर्सफुली कहा सकती है कि आपको ये काम करना चाहिए यहाँ पर। फोर्थ आता है यहाँ पर डेवलपमेंट एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ स्पेसिफिक प्लान ऑफ वेलफेयर ऑफ एसटी इन द वेरियस स्टेट। ये क्या है एसटी? ये शेड्यूल्ड ट्राइब है। ठीक है, ये बात ध्यान रखनी है आपको कि शेड्यूल्ड ट्राइब जो है स्टेट के अंदर, जो जनजाति हैं, आदिवासी लोग हैं यहाँ पर, उनके वेलफेयर के लिए, उनको मतलब तरक्की करने के लिए स्टेट जो सेंटर ने गवर्नमेंट जो काम बना करा है, इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना इसके अंदर, उनके लिए स्कूल खोलना, जॉब्स देना उनको, तो ये काम भी सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट से फोर्सफुली करा सकती है यहाँ पर।
गाइडलाइंस देगी तो भाई करना तो पड़ेगा, नहीं करेगी सेंटर स्टेट गवर्नमेंट तो फिर वही चीज़ होती है कि कोर्सिव पावर यानी कि प्रेसिडेंशियल रूल लगाया जाएगा और सरकार को गिरा दिया जाएगा वहाँ की। ठीक है, अब आता है यहाँ पे एक्सेम्पशन फॉर ऑल इंडिया सर्विसेज, द प्रोविजन ऑफ ऑल इंडिया सर्विसेज अगेंस्ट द रूल ऑफ, एक मिनट फिर से थोड़ी सी मिस्टेक हुई है मेरे से, ये मेरे कंप्यूटर के हैंग की थोड़ी सी प्रॉब्लम हो गई है। ये जो पॉइंट है ये आगे आना था, ये वाला पॉइंट पहले आता है यहाँ पर, तो हम ये वाले ही पॉइंट के बारे में बात कर लेते हैं। जो आगे वाला पॉइंट है उसको हम छोड़ डालते हैं कुछ देर के लिए। ठीक है, तो अब हम बात करने वाले हैं यहाँ पर म्यूचुअल डेलीगेशन ऑफ फंक्शन। ये क्या है यहाँ पर, शुरुआत के अंदर जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है उसके अंदर ये शामिल नहीं था। यहाँ पर 7th अमेंडमेंट जब कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर हुआ फिर इसको ही शामिल किया गया था, इसको इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर किया गया, इसलिए गया था। अब वजह क्या थी यहाँ पर कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट थी अपने कुछ कामों को हल्का करके जो अपने काम करवाने थे उनको वो सेंट्रल गवर्नमेंट चाहती थी कि स्टेट गवर्नमेंट कर ले अपने काम को उन पर डालने के लिए, उन्होंने ये अमेंडमेंट करा था यहाँ पर, सीधी सी बात है। और कुछ काम उनके चाहिए थे, उनको करने अपने पास चाहिए थे, तो वो उसने किया गया था यहाँ पर। ये क्या होता है, देखिए म्यूचुअल डेलीगेशन ऑफ फंक्शंस। इसमें क्या है कि मान लीजिए कुछ काम है जो सेंट्रल गवर्नमेंट का है, एग्जीक्यूट करना है कुछ लॉज उसको, तो वो उसके लिए मुश्किल है इसको कर पाना, या पास स्टाफ की कमी है यहाँ पर, या कुछ और प्रॉब्लम्स यहाँ पर हो सकती है। ठीक है, इसको हम बोलते हैं दूसरे तौर पे इंटर गवर्नमेंटल डेलीगेशन। ठीक है, कि काम करने में जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं, काम करने में रोड़ा अटक रहा है, मान लीजिए कोई डेवलपमेंट का काम करना है यहाँ पर, ठीक है, या फिर जैसे मैंने आपसे कहा अभी कि जो रेलवे होती है उसके सिक्योरिटी की प्रॉब्लम आ रही है कि सीआरपीएफ कहीं और है, मान लीजिए कि सीआरपीएफ है वो उत्तर प्रदेश के अंदर बहुत ज़्यादा लगी हुई है। अब इमीडिएट क्या होता है, एक बात के अंदर किसी स्टेट के अंदर कोई प्रोग्राम चल रहा है तो वहाँ पर रेलवे पे बर्डन पड़ रहा है बहुत ज़्यादा, तो वहाँ पे क्या चाहिए उसको, दिल्ली वो सेंट्रल गवर्नमेंट है कि सीआरपीएफ को वहाँ भेजेगी वहाँ काम करने के लिए वहाँ पर वो नहीं पहुँच पा रही इस काम के लिए, क्योंकि पहुँचने में टाइम लग रहा है और फिर ख़तरा बन जाएगा दूसरे स्टेट के लिए भी ये काम, वहाँ की जो ख़तरा बनना जाएगा यूपी के अंदर, तो वो क्या करेगी, जो स्टेट की गवर्नमेंट है उससे डिमांड कर, उससे ये काम करवाएगी अपना। कैसे करवाएगी, उससे रजामंदी लेगी कि भाई आप अपनी पुलिस को उस जो रेलवे स्टेशन है उसके आसपास जो मतलब प्रोग्राम चल रहा है, जहाँ पर खेल चल रहा है मान लीजिए, तो वहाँ पर अपनी पुलिस को लगा दीजिए कि वो उस चीज़ को कर लें यहाँ पर। ठीक है, हालांकि जो यहाँ पर जो स्टेट की एग्जीक्यूटिव है ये उसकी मर्ज़ी होती है यहाँ पर कि ये काम वो कर ले या फिर वो ना करे, कंसेंट से होता है स्टेट के। ठीक है, ठीक है, एग्जीक्यूटिव ड्यूटीज़ को क्या कर सकती है यहाँ पे यूनियन के ऊपर कि भाई वो उसको कर ले या ना करे। ठीक है, अब इसमें क्या है कि जो पार्लियामेंट यानी सेंट्रल गवर्नमेंट होगी ये वो काम करवाएगी जो प्रेसिडेंट है उसकी हेल्प से, कि वो जो स्टेट की एग्जीक्यूटिव बॉडी है उससे ही बात को कहे कि हाँ ये काम आपको करना है। अगर स्टेट गवर्नमेंट मान जाती है तो वो ये काम करेगी यहाँ पर। वहीं पर अब कोई काम करने के लिए प्रॉब्लम हो रही है स्टेट गवर्नमेंट को, कोई प्रॉब्लम आ रही, कोई किसी मतलब प्रॉब्लम यहाँ पर हो सकती है यहाँ पर। ठीक है, तो जो गवर्नर है स्टेट का इस काम के लिए जो पाँच मतलब जो एग्जीक्यूटिव है स्टेट की, वो गवर्नर को अप्रोच करेगी कि आप सेंटर से कहिए मैं ये काम करके देखिए, वो परमिशन दे डाले, मतलब बात कर लीजिए आप उनसे कि हाँ हमें प्रॉब्लम हो रही है और आप हमें थोड़ी सी हेल्प भेज दीजिए अभी तरफ से। तो वहाँ पे क्या है कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो स्टेट गवर्नमेंट को यानी कि स्टेट की जो एग्जीक्यूटिव ब्रांच है उसको हेल्प कर सकती है, अपने कंसेंट कर जाए पहले, मतलब अपनी मर्ज़ी लेगी। अब जो गवर्नर है वो बात करेगा कि हाँ आपकी रजामंदी है तो आप थोड़ा सा मदद कर दीजिए, वो कर डालेंगे ऐसा। ठीक है, अब ये कंडीशनल भी है अनकंडीशनल भी है, मतलब कि एक स्टेट है वहाँ पर ऐसी अनकंडीशनल कब तक है कि हमने आपको काम दे डाला, आपको ये काम करना है, मगर वहाँ पर लग गई क्या कहते हैं जो प्रेसिडेंट रूल लग गया, तो क्या होगा कि जो स्टेट की जो पावर होंगी वो डायरेक्ट ही किसको मिल जाएंगे, कंडीशनली किसको मिल जाएंगी, जो सेंट्रल की गवर्नमेंट होगी, यानी कि जो सेंटर की एग्जीक्यूटिव ब्रांच है डायरेक्ट ही उसको पावर मिल जाएगी कि वो उसको एग्जीक्यूट कर सकती है यहाँ पर। अब देखिए इसके अंदर भी एक चीज़ और है यहाँ पर, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑल्सो अलाउ द स्टेट टू डेलीगेट एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द यूनियन विदाउट स्टेट परमिशन, यानी कि यहाँ पर ये है कि जो पार्लियामेंट है उसके पास पावर है कि वो स्टेट की काउंसिल से उन काम को भी करवा सकती है जो उनको
नहीं करने, मतलब उनकी मर्ज़ी के बिना भी उनसे वो काम करवा सकती है यहाँ पर। ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पर ये चीज़ जो पावर मिली है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसको ये पावर है कि वो स्टेट पे काम को डाल सकती है कि आपको ये काम करना है। अभी कैसे होगा यहाँ पर, जब लेजिस्लेटिव असेंबली के अंदर की जो लेजिस्लेशन है उसके अंदर कोई कानून बन रहा है कि ये कानून बन रहा है, इसको लागू करना है यहाँ पर, और इसको लागू करने का काम जो होगा वो स्टेट की जो एग्जीक्यूटिव ब्रांच होगी उसका पास होगा यहाँ पर काम, और ये बिल पास हो गया तो ये जो स्टेट की जो एग्जीक्यूटिव ब्रांच है वो अब इसके लिए बाध्य हो जाएगी, यहाँ पर मजबूर है कि उसको ये काम करके ही देना पड़ेगा हर हाल में, और वो नहीं करेगी तो फिर आप जानते हैं क्या होना है यहाँ पर। ठीक है, अब यहाँ पर आता है, इसके बीच में हमारा आता है कोऑपरेशन बिटवीन द सेंटर एंड द स्टेट। स्टेट के बीच और जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसके बीच जो कोऑपरेशन होना है किस तरह से होगा। एक मिनट, फिर ख़राब हो गया, बीच बीच में कोई ना कोई आ जाता है तो प्रॉब्लम थोड़ी सी हो जाती है, सॉरी फॉर इनकन्वीनियंस, क्या कर सकते हैं आप। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है कि कोऑपरेशन के बारे में बात की जा रही है यहाँ पर कि स्टेट मतलब एक स्टेट का दूसरे स्टेट से, एक स्टेट का यूनियन से जो प्रॉब्लम होती है यहाँ पर कोऑपरेशन करना होता है, उसमें जो कोई प्रॉब्लम आती है तो उसमें क्या होता है। तो फर्स्ट यहाँ पे हम बात करने वाले हैं कि दो स्टेट के बीच में जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं उसको कैसे सॉल्व किया जाएगा। अब यहाँ पर पार्लियामेंट के पास पावर है कि अगर दो स्टेट में कोई प्रॉब्लम चल रही है तो वो उसको सॉल्व कर सकती है। सुप्रीम कोर्ट से ज़्यादा पावरफुल होती है यहाँ पे पार्लियामेंट। ठीक है, मान लीजिए किस में प्रॉब्लम चल रही है यहाँ पर कि यूसेज, डिस्ट्रीब्यूशन एंड कंट्रोल ऑफ वाटर्स ऑफ एनी इंटर स्टेट रिवर एंड रिवर वैली कैन बी एजुकेटेड बाय द पार्लियामेंट। मीन्स क्या है, इसका मतलब क्या निकल रहा है यहाँ पर कि अगर पानी के बंटवारे को लेकर, पानी के इस्तेमाल को लेकर दो स्टेट के बीच लड़ाई चल रही है आपस में, ठीक है, तो यहाँ पर जो पार्लियामेंट है उसके पास पावर है कि वो इसको डील कर सकती है अपनी तरीके से यहाँ पर। ठीक है, अब इसमें क्या होगा, जब स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट करेगी काम ये, तो मतलब कौन करेगा यहाँ पर, जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है वो ये काम करेगा, उसके थ्रू ये काम किया जाएगा। इसमें क्या है कि वो एक इंटर स्टेट काउंसिल बनाएगा। इंटर स्टेट काउंसिल जो होगी वो देखेगी कि हाँ ये प्रॉब्लम क्या क्या है यहाँ पर, फिर उसको वो वहाँ पर सॉल्व कर देगी प्रॉब्लम को कि हाँ आपको इतना पानी मिलना है, आपको इतना इतना पानी दोनों स्टेट को मिलेगा, इतना बंटवारा पानी का होगा यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर ये आ गया कॉर्पोरेशन का काम कौन कर रहा है यहाँ पर, सेंटर कर रही है दो स्टेट के बीच में। तो ये इनका रिलेशन है आपस के अंदर कि ये दोनों रिलेटेड हैं, स्टेट भी रिलेटेड है आपस से गवर्नमेंट से, और जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो रिलेशन पे आती है किसके, स्टेट गवर्नमेंट के। देन अब मान लीजिए कोई स्टेट है सेंटर के अंदर, मान लीजिए कोई राज्य है भारत के अंदर, तो वहाँ पर कोई काम करने के लिए कोई एक्ट पास किया गया। मान लीजिए उनका जो वर्क चलता है डेली का, उसको आसान करने के लिए उन्होंने कोई यहाँ पर एक्ट पास कर दिया, तो वो क्या कहलाएगा यहाँ पे, पब्लिक एक्ट पास, जो पब्लिक एक्ट कहलाएगा वो यहाँ पर। क्योंकि यहाँ पर क्या है, वो काम को आसान करने के लिए वो यहाँ पर एक्ट को लेकर आए हैं, अपनी जो जनता है उसके लिए एक्ट को लेकर आ गए कि हाँ ऐसे ऐसे काम करा जाएगा। मान लीजिए अभी कुछ टाइम पहले क्या हुआ कि दिल्ली के अंदर ही मानते हैं कि जो ड्राइविंग लाइसेंस है उसको ऑनलाइन कर सकते हैं अपना अप्लाई। ठीक है, उसमें पास भी हो जाते हैं आप, यहीं पर ही हाथ की आती। जो लर्निंग लाइसेंस मिलता है, पहले क्या था उसके लिए आपको जाना पड़ेगा डायरेक्ट ऑफिस, अब क्या था कि आप घर बैठे लर्निंग लाइसेंस पा सकते हैं यहाँ पर। क्योंकि दिल्ली गवर्नमेंट जो है थोड़ा सा जो स्टेट है उसकी लाइफ उसके साथ मतलब बिहेव करती है यहाँ पर, तो मैं इसके लिए इसका एग्जांपल ले रहा हूँ यहाँ पर। ठीक है, तो ये जो चीज़ की गई, इसको क्या है कि जो दूसरे स्टेट हैं इसको ये देखेंगे पॉजिटिव व्यू के अंदर कि हाँ ऐसा किया गया है यहाँ पर, तो हमें भी इस चीज़ को देखना चाहिए अपने स्टेट के अंदर, क्या हम उसको इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी उसको एज आ वो रिकॉर्ड करके इस्तेमाल कर सकते हैं यहाँ पर अपने स्टेट के अंदर। तो जो सेंट्रल गवर्नमेंट है अगर वो उसको भी अडॉप्ट करती है यहाँ पर, वो थ्रू आउट इंडिया भी वैलिड होगा, और यहाँ पर उसको कई देना चाहिए उसी स्टेट को जिसने उसको इम्प्लीमेंट करा पहले यहाँ पर, और जो फेथफुल मतलब उसको इज्जत के नज़रिए से देखना चाहिए यहाँ पर। ठीक है, ठीक है। अब दूसरी चीज़ यहाँ पर क्या आती है कि दो स्टेट हैं भारत के अंदर, क्या है कि फेडरल सिस्टम है और यहाँ पर जो सेंटर है उसको ज़्यादा पावर दी गई है,
और इंटर स्टेट ट्रेड एंड कॉमर्स को बढ़ावा दिया गया है यहाँ पर। इंटर स्टेट जो कोर्सेज होंगे उनको बढ़ावा दिया गया है यहाँ पर, ठीक है। अब मान लीजिए कोई चीज़ है, मतलब किसी भारत के देश राज्य के अंदर वो चीज़ बनती है और जो दूसरा राज्य है वहाँ जाके वो बिकती है यहाँ पर, और जो इस राज्य के अंदर बिक रही है तो वो राज्य चाह रहा है कि मैं कोई कानून पास करूँ यहाँ पर और उस स्टेट से आने वाली जो चीज़ें हैं उसको मैं बैन कर डालूँ, मगर वो जो चीज़ जो है वो सही चीज़ होनी चाहिए, इसको बैन कर रहा है, उस कंडीशन पे ये कानून लागू होता है यहाँ पर। तो यहाँ पर उसने लागू कर डाला कि भाई हम इसको रोक रहे हैं कि ये चीज़ हमारे स्टेट के अंदर नहीं आएगी यहाँ पर। तो यहाँ पर जो पार्लियामेंट है उसका रोल शुरू होता है यहाँ पर। वो देखेगा कि ये जो चीज़ जा रही थी उस स्टेट के अंदर वो गलत है या सही है। अगर वो चीज़ सही थी, स्टेट के अंदर जा रही थी, इलीगल नहीं थी, यहाँ पर ड्रग्स वगैरह नहीं थी कोई ऐसी चीज़, तो वो क्या होगा, पार्लियामेंट के पास पावर है कि उसको लागू कानून बनाएगी उसके ऊपर। और जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो जो स्टेट गवर्नमेंट रोक लगाई थी उसको हटाएगी यहाँ से, और वो इंटर स्टेट जो कॉमर्स ट्रेड चल रहा था उसको बहाल वापस से कर सकती है यहाँ पर। तो यहाँ पर आ गया हमारा एक पॉइंट, दूसरा पॉइंट यहाँ पर आ गया। काफ़ी लंबा हो गया काफ़ी वैसे ये। अब दूसरा यहाँ पे तीसरा हमारा आता है यहाँ पे ऑल इंडिया सर्विसेज, इसको हम यूपीएससी बोलते हैं यहाँ पर, ठीक है। अब क्या था कि जैसे कि आपने देखा होगा कि सेंटर की अपनी सर्विसेज होती हैं, स्टेट की सर्विसेज अपनी अलग होती हैं, इनको हम पीसीएस बोलते हैं, पब्लिक सर्विस, ठीक है। तो इसमें क्या है, एक सेंट्रल गवर्नमेंट की भी अपनी पब्लिक होती है यहाँ पर। जो ये ऑल इंडिया सर्विस जो है ना, ये स्टेट और जो सेंटर है दोनों में काम करती है यहाँ पर। ये बात ध्यान रखनी है, एक स्टेट की जो सर्विस होती है वो अलग भी होती है अलग से, उसके बारे में हम फिलहाल नहीं बात करेंगे यहाँ पर। तो भारत में क्या है कि फेडरल सिस्टम है, हालांकि जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें कहीं बयान नहीं किया गया है इसको कि हाँ इंडिया में ऐसा सिस्टम है, मगर हम उसको फॉलो करते हैं यहाँ पर। तो क्या है यहाँ पर कि दोनों लेवल के ऊपर, स्टेट में भी और सेंटर में भी काम करने के लिए अलग अलग सेपरेट एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम यहाँ पर है, ठीक है। मगर कुछ जगह पर क्या है यहाँ पर, कुछ जो इम्पोर्टेंट एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडीज़ भी यहाँ पर इंडिया में एग्जिस्ट करती हैं, इसको हम आईएएस, आईपीएस, आईएएफ वगैरह बोलते हैं, ठीक है, इस नाम से जानते हैं यहाँ पर। जो कि स्टेट है और जो सेंटर है दोनों में काम करते हैं यहाँ पर, स्टेट के लिए भी काम करता है और सेंटर के अंदर भी काम करता है यहाँ पर। फॉर एग्ज़ाम्पल पहले थोड़ा सा इसको यहाँ देख लेते हैं। यहाँ पर जो आईएएस है, पहले इसको बोलते थे हम इंडियन सिविल सर्विस, बाद में इसको 1947 के बाद रिप्लेस करके क्या करा, इसको इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन सर्विस कर दिया गया। देन जो दूसरा था यहाँ पर इंडियन पुलिस को चेंज करके इंडियन पुलिस सर्विस 1947 में चेंज किया गया, दोनों को चेंज किया गया। मगर इंडियन फॉरेस्ट सर्विस जो था उस टाइम नहीं था, ठीक है, उस बाद में उसको 1967 में ऐड किया गया था यहाँ पर। अब आते हैं यहाँ पर अपने पॉइंट के ऊपर। हम पॉइंट यहाँ पर ये है कि मान लीजिए स्टेट का काम है लॉ इन ऑर्डर को मेंटेन करना, यानी कि पुलिस किसके पास है, जो स्टेट गवर्नमेंट है उसके पास पुलिस है यहाँ पर। अब जो मजिस्ट्रेट होता है, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट आप जानते होंगे, डीएम एसडीएम जो होता है वो पुलिस का अधिकारी होता है, ऑफिसर होता है। अब उसको अपॉइंट कौन करता है यहाँ पर, सेंट्रल गवर्नमेंट उसको अपॉइंट करती है, यूपीएससी करती है उसको अपॉइंट, ये ठीक है। अब क्या है यहाँ पर कि यूपीएससी क्या है, ऑल इंडिया सर्विस है यहाँ पर, तो वो सेंटर के अंदर अपॉइंट कैसे कर सकती है इस चीज़ को, वो कर सकती है क्योंकि हमारे यहाँ क्या है, वो यूनिटरी बाइस है इंडिया के अंदर, क्योंकि हमारे यहाँ जो सिस्टम जो है फेडरल होते हुए भी यूनियन का जो दबदबा है वो ज़्यादा है। अब जो मान लीजिए आईएएस है, आईपीएस को अपॉइंट कर दिया हमने, वहाँ पर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट बना दिया किसी स्टेट के, मतलब थाने किसी डिस्ट्रिक्ट के अंदर, ठीक है। अब वो क्या होगा, जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट है वो जवाबदेह किसको हो जाएगा उस टाइम के लिए, जो स्टेट की जो एग्जीक्यूटिव ब्रांच है इमीडिएट उसको जवाबदेह करेगा वहाँ पर। मगर जो एब्सोल्यूट वो जवाबदेही उसकी होगी यहाँ पर, वो होगी स्टेट को छोड़कर सेंटर के लिए यहाँ पर, कि वो एकदम जवाब तो देगा यहाँ पे सेंटर स्टेट को कि हाँ ऐसा ऐसा हो रहा है वहाँ पर, मगर जो उसकी एब्सोल्यूट जवाबदेही यहाँ पर होनी है, आंसरेबल जो होगा वो यूनियन गवर्नमेंट के लिए यहाँ पर वो होगा। इसने कहा, मैंने लिखा यहाँ पर कि दोनों के लिए है, टर्न बाय टर्न है, पहले सेंटर को स्टेट को जवाब देगा, फिर वो जो यूनियन है उसको वो जवाबदेही होगी। सेम चीज़ इन सब के अंदर ऐसे ही है यहाँ पर, आईएएस और आईपीएस सब में ऐसा ही है, ठीक है। मतलब स्टेट के ना तो वो काम करेंगे और
जवाबदेही भी स्टेट को देंगे, मगर जो उसको अपॉइंट करेगा वो यूनियन गवर्नमेंट स्टेट को अपॉइंट करती है यहाँ पर, यूपीएससी उसको अपॉइंट करती है यानी यहाँ पर। अब देखिए जो मैंने आपसे कहा था ना कि थोड़ी मिस्टेक हो गई, वो यहाँ पर है, एग्जेम्पशन फॉर ऑल इंडिया सर्विसेज, द प्रोविजन ऑफ ऑल इंडिया सर्विसेज अगेंस्ट द फेडरलिज्म। जो फेडरलिज्म है उसके ये अपोज करती है, मैंने बताया, मगर इंडिया में क्या है, यूनिटरी वाइज है, तो ये ठीक है हमारे इंडिया के लिए। तो अब ये हमने कहा कि एग्जेम्पशन है इसके ऊपर, एक्सेप्शन, ठीक है, एक्सपेक्शन है यहाँ पर। तो क्या कहा कि भाई ये सही नहीं है, मगर हमने कहा कि ये अच्छी है, किस लिए हमारे यहाँ, कि ये सेंटर और स्टेट के अंदर जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसको बैलेंस करने में मदद करती है यहाँ पर, ठीक है। क्योंकि देखिए सेंटर गवर्नमेंट के हाथ में तो लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने का काम यहाँ पर नहीं है, स्टेट के पास है, तो मगर स्टेट का जो आला अधिकारी वो होगा कौन, सेंटर का पर्सन यहाँ पर आया हुआ होगा। तो ये क्या होगा, बैलेंस हो जाएगा सर्विस जो एडमिनिस्ट्रेशन है करने में, कि दोनों एक चीज़ पे अग्रीमेंट करके काम चला लेते हैं यहाँ पर, ठीक है। ऑल इंडिया सर्विस हेल्प मेंटेन इन द एडमिनिस्ट्रेशन यूनिफॉर्मिटी थ्रू द कंट्री। दूसरा क्या है कि जो ऑल इंडिया सर्विस है वो एक तरह की सर्विस प्रोवाइड करती है पूरे देश के लिए, जो IAS हो IPS हो, देश के जहाँ भी वो अपॉइंट होगा सेम सर्विस होती है उसके अंदर, ठीक है। तो यहाँ पर इसका ये फ़ायदा भी दूसरा है यहाँ पर, ठीक है। कॉमन इंटरेस्ट की बात करती है दोनों के लिए, स्टेट के लिए भी और जो यूनियन के लिए भी यहाँ पर होगा। देन आती है यहाँ पर पब्लिक सर्विस कमीशन। पब्लिक सर्विस कमीशन इसको हम PCS बोलते हैं, UP PCS, राजस्थान PCS, हरियाणा PCS, यानी कि अपने जो यूनियन की पब्लिक सर्विस है यहाँ पे जो IAS IPS वगैरह है उसके अलावा भी यहाँ पर जो कमिश्नर वगैरह होते हैं अपने स्टेट के अंदर, ठीक है। हालांकि उनको जो यहाँ पर UPSC वाले आने वाले होते हैं उनसे उन तक पहुँचने के लिए काम करते करते उनको 15-20 साल और काम करना पड़ता है, उनके जो ओहदे हैं उस तरफ पहुँचने के लिए। क्या है यहाँ पर, ये इनको कुछ ख़ास कामों के लिए स्टेट के अंदर बनाया जाता है। मतलब क्या काम है इनका, कि जो नौकरियां हैं उसमें जो रिक्रूटमेंट करना है वो काम करने का काम किसका है, यहाँ पर PCS सर्विसेज का होता है। यहाँ पर PCS में क्या है यहाँ पर, कि चेयरमैन होगा और उसके कुछ मेंबर होते हैं, उसको अपॉइंट करता कौन है यहाँ पर, जो गवर्नर ऑफ द स्टेट होता है। अब गवर्नर ऑफ द स्टेट होता है, उसको वो अपॉइंट तो कर सकता है मगर उसको वहाँ से हटा नहीं सकता, वो एक बार जो उस पौधे पर वो बैठ गया यहाँ पर। देयर इज़ द मिक्सड रोल ऑफ सेंटर एंड स्टेट इन द PCS। जैसे मैंने बता दिया आपको कि जो गवर्नर है वो अपॉइंट तो करेगा, गवर्नर कौन है, स्टेट का बंदा है, मगर क्या है कि वो जो नुमाइंदा है वो सेंटर का होता है एक तरह से यहाँ पर। मगर जो प्रेसिडेंट है, मतलब गवर्नर जो है वो स्टेट ने लगा दिया, उसको हटाया कौन, उसको प्रेसिडेंट उसको हटा सकता है, गवर्नर उसको वहाँ से नहीं हटा सकता अगर एक बार वो बैठ गया यहाँ पर। तो ये काम होता है PCS का, कि रिक्रूटमेंट करता है यहाँ पर, थोड़ा जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसको बेहतर करने में भी काम करते हैं यहाँ पर ये। देन यहाँ पर क्या होता है, दूसरा जो पॉइंट है वो ये कहता है कि जो अगर 2 स्टेट हैं, 2 कम से कम स्टेट होने चाहिए यहाँ पर, 2 या फिर 2 से ज़्यादा होने चाहिए, वो डिमांड करते हैं पार्लियामेंट से। किससे करते हैं, पार्लियामेंट से डिमांड करते हैं कि वो हमारे लिए आप जॉइंट पब्लिक सर्विस कमीशन बना दीजिए, यानी कि JPSC, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा कि जो उसके जो चेयरमैन हो और जो मेंबर होंगे उसको अपॉइंट कौन करेगा, यहाँ पे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया करेगा अपॉइंट। क्यों, क्योंकि इसको बनाया किसने है, पार्लियामेंट ने। हालांकि ऐसा कम ही बहुत बार ऐसा नहीं हुआ आज तक फ़िलहाल तो इंडिया में कि जॉइंट पब्लिक सर्विस कमीशन बनी हो यहाँ पर, क्योंकि हर स्टेट को अपना अपना इंटरेस्ट देखना है, तो अपने जो इंटरेस्ट है उसके हिसाब से जो स्टेट है वो यहाँ पर काम करता है यहाँ पर। अब देखते हैं हम आगे क्या है यहाँ पर, कि हाँ ये जो अपॉइंट वगैरह करते हैं इसके लिए। हाँ एक चीज़ और जो मैं भूल गया बताना यहाँ पर, कि जो UPSC है वो इसको असिस्ट कर सकती है PCS को भी, ठीक है। अब क्या है कि मान लीजिए जैसे आपने देखा होगा कुछ टाइम पहले कि उत्तर प्रदेश के अंदर जॉब्स निकली थी यहाँ पर, मगर जो ये PCS है, पब्लिक सर्विस कमीशन है, वो उनको रिकमेंड नहीं कर पा रहा था सही से, बहुत ज़्यादा डिले कर रहे थे वो, यहाँ पर डिले पे डिले कर रहे थे। तो क्या हुआ, उन्होंने रिक्वेस्ट करी यहाँ पर जो UPSC है कि आप हमारी हेल्प करिए रिक्वायरमेंट को, जो रिक्वायरमेंट है उनको पूरा करने के लिए, तो ये इसकी हेल्प कर सकती है यहाँ पर, ठीक है। मगर जो गवर्नर है वो उसके लिए रिक्वेस्ट करेगा किससे, UPSC से यहाँ पर।
और यूपीएससी इसमें भी हेल्प कर सकती है यहाँ पर कि जो स्टेट है, सॉरी एक चीज़ में थोड़ा सा कन्फ्यूज़न मुझे यहाँ पे हो रही है बार बार, कि यूपीएससी इस चीज़ में भी हेल्प कर सकती है कि वो जॉइंट जो ये बनाया जाएगा यहाँ पर पब्लिक सर्विस कमीशन, इसमें भी हेल्प कर सकती है वो यहाँ पर कि अपने कुछ नुमाइंदों को भेज सकती है काम करने के लिए। अब यहाँ पर आता है तीसरा जो अलग है बिल्कुल यहाँ पर, वो आता है इंटरग्रेटेड जुडिशियल सिस्टम। इंडिया के अंदर क्या है कि हमने अपनाया है यहाँ पर फेडरल सिस्टम गवर्नमेंट का, मगर जो हमारी जो जुडिशरी है वो फेडरल सिस्टम पे नहीं चलती। यहाँ पे एक पिरामिड के टाइप का हिसाब है बिल्कुल इंडिया के अंदर, कि आपकी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, फिर हाई कोर्ट है, फिर सबसे ऊपर कौन है यहाँ पे, सुप्रीम कोर्ट है यहाँ पर बैठा हुआ। हालांकि जो हम देखिए अगर जो फेडरल सिस्टम है अमेरिका का, उसमें क्या है कि जो फेडरल गवर्नमेंट है वो जो फेडरल जो सुप्रीम कोर्ट है वहाँ की वो अलग है, और जो स्टेट की जो सुप्रीम कोर्ट होती है, जो हाई कोर्ट होती है वो अलग होती है वहाँ पर, कि जो स्टेट के मामले हैं वो स्टेट गवर्नमेंट देखेगी, जो यूनियन के मामले हैं वो यूनियन गवर्नमेंट देखेगी अपने अपने। मगर जो हाई कोर्ट है, अगर यूनियन से कोई प्रॉब्लम चल रही है तो नहीं सकती। मान लीजिए कोई यूनियन गवर्नमेंट है, हमारी जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, उससे किसी इंसान का केस चल रहा है तो वो हाई कोर्ट में भी चल सकता है यहाँ पर। ज़रूरी नहीं है कि वो सुप्रीम कोर्ट जाएगा केस लड़ने के लिए, उससे वो डिस्ट्रिक्ट को भी जा सकता है लड़ने के लिए केस सेंट्रल गवर्नमेंट से जाके यहाँ तक, इवन यहाँ पे इतना हो सकता है। मगर जो यूएसए है वहाँ पर ऐसा नहीं है यहाँ पर। ठीक है, हायरार्की है यहाँ पर, पहले है यहाँ पर जो डिस्ट्रिक्ट है, फिर हाई कोर्ट है, फिर सुप्रीम कोर्ट है। अगर आपको यहाँ से लगता है कि जो फैसला है वो सही नहीं है आपके लिए, हाई अब हाई कोर्ट जाएंगे, हाई कोर्ट का सही नहीं लगा तो आप जो सुप्रीम कोर्ट है वहाँ जाएंगे, फिर उससे तो ऊपर आप जा सकते नहीं, सीधा आपको दुनिया से ऊपर जाना पड़ेगा यहाँ से। ठीक है, अब इसमें क्या है यहाँ पर कि जो जुडिशरी है उसके अंदर क्या होता है कि जो प्रोसीजर चलता है, अपॉइंटमेंट कैसे होगा यहाँ पर, जो जजेस होंगे सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के, जो हाई कोर्ट के जो जजेस होते हैं प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है वहाँ के जजेस को। ठीक है, इसमें क्या होगा कि जो जजेस हैं हाई कोर्ट के, उनको जो अपॉइंटमेंट का सिस्टम है यहाँ पर इस तरह सिस्टम है कि जो जजेस हैं सुप्रीम जो हाई कोर्ट के अंदर जजेस बैठे हुए हैं वो अपॉइंट करेंगे, कहेंगे भाई ये इंसान है, आप इसको जज अपॉइंट कर डालो। कि हमने कहा कुछ जज हैं वहाँ पर बैठे हुए, तो उन्होंने कहा कि हमने नाम दे डाला कि एक शख्स ये वाला है, एक शख्स ये वाला है, किसको, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को, कि आप इनमें से किसी एक को जज अपॉइंट कर डालिए हाई कोर्ट का, जो हाई जज होता है सबसे ऊपर। ठीक है, तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया उसको यहाँ पे अपॉइंट करेगा जज को, मतलब शपथ दिलाएगा यहाँ पर। मगर जो पार्लियामेंट है वो इसमें दखलंदाजी बिल्कुल भी नहीं कर सकती। जो उनको नाम सजेस्ट किए गए हैं यहाँ पर, वो उन्हीं नाम के में से किसी एक पर्सन को, मतलब ज़्यादा तो नाम होंगे नहीं है, बस इसी बात है, एक के दो नाम होंगे यहाँ पर, तो उन दो में से किसी एक को ही यहाँ पर वो जज बनाएगी हाई कोर्ट का। फिर उसको हटाना भी मुश्किल हो जाता है यहाँ पे स्टेट के लिए, तो उसमें जो पार्लियामेंट है वो उसको ऐसा नहीं कर सकती। हाँ, उनका ट्रांसफ़र करना है प्रेसिडेंट को, तो प्रेसिडेंट को जब ट्रांसफ़र करना होगा तो वो सीजीआई से भी, और जो गवर्नर होगा स्टेट का उससे जज करेगा इस चीज़ के बारे में। और हाँ, जब वो अपॉइंट करेगा जज को, हाई कोर्ट के जज को, किसी को, जब हाई कोर्ट का जब अपॉइंट करेगा किसी को वो, तो वो यहाँ पर जो स्टेट का गवर्नर है और जो सीजीआई है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है, उससे भी इस बारे में सजेशन वो करेगा कि हाँ मुझे इसको अपॉइंट करना है, मैं इसको करूँ या ना करूँ। ठीक है, अब यहाँ पर जो है, यहाँ पर जो पार्लियामेंट है उसके पास पावर है, कि मतलब यानी कि जो हम कहेंगे जो हाई कोर्ट जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, यानी कि जो प्रेसिडेंट है, हम जब बात कर रहे हैं सेंटर की तो हम बात कर सकते हैं यहाँ पे जो प्रेसिडेंट वर्ड है हम इसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि ये भी प्रेसिडेंट जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट का ही हिस्सा होता है यहाँ पर। तो यहाँ पर जो प्रेसिडेंट है उससे भी जो स्टेट की जो दो स्टेट हैं या दो से ज़्यादा स्टेट हैं वो डिमांड कर सकते हैं कि हमारे स्टेट के लिए आप जो है एक ही हाई कोर्ट बना डालिए यहाँ पर। ऐसा वाकई में इंडिया के अंदर भी है, जैसे कि महाराष्ट्र और गोवा के अंदर है, पंजाब और हरियाणा के अंदर एक एक कोर्ट है। पंजाब हरियाणा के लिए भी एक कोर्ट है जो कि चंडीगढ़ में है, और जो गोवा महाराष्ट्र में उनके लिए भी एक ही यहाँ पर मुंबई हाई कोर्ट यहाँ पर मौजूद है। लास्ट यहाँ पे हमारा आता है जो एडमिशन के अंदर आता है वो है रिलेशन ड्यूरिंग इमरजेंसी। जो ये यूनियन है और जो स्टेट के जो एग्जीक्यूटिव ब्रांच हैं, इनमें क्या रिलेशन रहेगा अगर जब इमरजेंसी लग जाती है यहाँ पर। तो
पहला यहाँ पर आएगा, अरे पहला ही देखो फिर गलती है यहाँ से, 352 है, ठीक है, ये 352 है। आर्टिकल 352 के बारे में बात करते हैं हम पहले, ठीक है। आर्टिकल 352 में बात करता है यहाँ पर नेशनल इमरजेंसी के बारे में। अगर देश के अंदर नेशनल इमरजेंसी लग गई, ठीक है, और जो कब लगती है ये, जब वॉर वगैरह होता है या देश के अंदर सिविल वॉर रिबेल हो जाती है तो लगेगा यहाँ पर ये इमरजेंसी। हालांकि सिर्फ एक बार ही लग चुकी है अभी तक। तो यहाँ पर क्या होगा, जो स्टेट की गवर्नमेंट होती हैं वो बिल्कुल ऐसे जाती हैं अपंग, अपाहिज, वो कुछ नहीं कर पाती यहाँ पर। हालांकि वो ख़त्म नहीं होती मगर वो चलती है उस टाइम भी। मगर उस टाइम क्या होता है कि उनको सेंटर के जो इंस्ट्रक्शन होते हैं उनको वो मानना ही पड़ता है हर हाल में। जो सेंटर बोलेगी वो उनको काम को करके देना पड़ेगा यहाँ पर। बाकी वो नहीं भी करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं, कि उनको भंग कर सकती है सेंटर गवर्नमेंट, और ना उनकी कोई अहमियत होती है उस टाइम तक। जो काम है वो सेंट्रल गवर्नमेंट उनसे ज़बरदस्ती करा सकती है यहाँ पर। तो यहाँ पर क्या है कि जो डोमिनेंस है, हायरार्की किसकी हो जाती है, पार्टी जो सेंट्रल गवर्नमेंट होती है स्टेट गवर्नमेंट के ऊपर हो जाती है उनकी। जब हम बात कर रहे हैं गवर्नमेंट की, मतलब एग्जीक्यूटिव, सीधी सी बात है। ड्यूरिंग आर्टिकल 356 यहाँ पर, यानी कि जब यहाँ लगती है प्रेसिडेंशियल रूल लगेगा जब स्टेट के ऊपर यहाँ पर, ठीक है। तो इसमें क्या होगा यहाँ पर कि जो स्टेट गवर्नमेंट है उसकी जो पावर होगी वो सीधी बात है किस पास पहुँच जाएगी, जो गवर्नर है उसके पास। ऐसा कब होता है, ये मैंने पीछे आपको बता दिया है कौन से पार्ट के अंदर, देखिए यहाँ बताया था मैंने, ठीक है, इसके अंदर, कि जो स्टेट है वो अपनी पावर दे डालता है सेंटर को। अगर या फिर जो सेंटर है उसने कुछ कंकरेंट लिस्ट के अंदर टॉपिक्स का जो कानून बनाया और स्टेट से कहा कि भाई आपको तो मानना पड़ेगा कि आपके ऊपर ये बाध्यता है, स्टेट ने कहा जी मैं तो नहीं मान रहा इस चीज़ को, तो स्टेट क्या करेगा, जो यूनियन गवर्नमेंट क्या करेगी, यहाँ पर जो स्टेट गवर्नमेंट है उसको भंग करके वहाँ पर प्रेसिडेंशियल रूल को लगा देगी। फिर क्या होगा, यहाँ पर जो प्रेसिडेंट रूल चलेगा, यानी कि जो पार्लियामेंट है उसका शासन चलेगा, और जो स्टेट की जो एग्जीक्यूटिव है वो ख़त्म हो जाएगी, और जो ब्यूरोक्रेसी है एक तरह से वो किसी कंट्रोल में आ जाएगी यहाँ पर, डायरेक्ट सेंट्रल गवर्नमेंट के। तीसरा यहाँ पर आता है आर्टिकल 360, यानी कि फाइनेंशियल इमरजेंसी। जो फाइनेंशियल इमरजेंसी है इसमें क्या होता है, जब देश के अंदर पैसे की कमी हो जाती है, ख़ासतौर पर कब होता है ये भाई, जब फॉरेन रिजर्व कम होते हैं। जब भारत के अंदर जो ग्लोबलाइजेशन शुरू करा था मनमोहन सरकार ने, वो नहीं, उनसे पहले शुरू हुआ था यहाँ पर। मनमोहन सिंह उस टाइम जो फाइनेंस मिनिस्टर थे, तो उससे पहले कुछ टाइम कंडीशन इंडिया की ऐसी हो गई थी कि इंडिया के पास जो फॉरेन रिजर्व हैं वो बहुत कम हो गए थे। तो इंडिया को जो अपने यहाँ पे रिजर्व सोना था उसको बाहर के देशों के अंदर रखना पड़ गया था। तो बात करते हैं इस बारे में। तो इसमें क्या होता है कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है फाइनेंशियल जो इमरजेंसी है उसके अंदर, तो जो ज़्यादा खर्चे होते हैं वो जो सेंट्रल गवर्नमेंट होती है उसके हाथ में पहुंच जाते हैं यहाँ पर, और जो स्टेट गवर्नमेंट के खर्चे होते हैं उनको यहाँ पर कट भी किया जा सकता है, मतलब जो सैलरीज़ हैं उनको कम किया जा सकता है। जब उस टाइम पे लॉकडाउन लगा था, बात चल रही थी कि ऐसा करा जाए, हालांकि ऐसा हुआ नहीं यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर जो देश जो हम कह सकते हैं कि रक्षा है, देश के जो हित का काम होगा, स्टेट के हित का काम नहीं, स्टेट का कुछ काम हो या ना हो कोई दिक्कत नहीं है, मगर वो काम ज़रूरी है जो देश के हित में ज़रूरी है, जिसमें पैसा लगाना ज़रूरी है, तो वही काम उस टाइम पर किया जाएगा। यानी कि जो स्टेट के जो खर्चे हैं उनको रोका जाएगा, और जो यूनियन के खर्चे हैं वो चलते रहेंगे वैसे के वैसे ही। हालांकि कुछ हद तक उनको कम किया जा सकता है, मगर जो काम जो माना जाएगा यहाँ पर, जो स्टेट है उससे ज़्यादा जो यूनियन है उसकी बात को माना जाएगा यहाँ पर, ठीक है। यानी कि जो स्टेट के जो एम्प्लॉयज़ हैं, हाई कोर्ट के जजेस हैं, उनके पैसों को काटा जा सकता है, जो स्टेट जो यूनियन की है उनके पैसे नहीं कटेंगे यहाँ पर, ठीक है। तो ये हो गया हमारा एग्जीक्यूटिव रिलेशन सेंटर और यूनियन के बीच में। तो ये वीडियो आपको कैसी लगी, उम्मीद करता हूँ थोड़ी आपको बेहतर कुछ ना कुछ तो फ़ायदा आपको हुआ ही होगा वीडियो से। अगर फ़ायदेमंद लगी हो तो आप वीडियो को ज़रूर लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। हैव अ नाइस डे, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।